नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों का आज शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 7 मंजिला इमारतें आधुनिक बुनियादी ढांचे वाली होंगी। कॉफी टेबल पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिलान्यास करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों का आज शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी आज 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 7 मंजिला इमारतें आधुनिक बुनियादी ढांचे पर बनी हैं, जहां पर कॉफी टेबल पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पर बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों का आज शिलान्यास किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अवनेंद्र मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, जिस तरीके से आज अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की तरफ से तोहफा दिया जा रहा है दिल्ली को, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लगातार जो है आए दिन नए नए उद्घाटन करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 जून यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं और प्रधानमंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में शताब्दी समारोह में शामिल हो रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने स्टूडेंटों से भी यानी अटेंडेंस के लिए भी अनिवार्य हो गया और कार्यक्रम के दौरान जो है विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर सेंटर और टेक्नोलॉजी में भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया और आज 3 इमारतों का जो है शिलान्यास करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पंकज, बिल्कुल, कॉफी टेबल का भी विमोचन करेंगे इस दौरान पीएम मोदी। इसके अलावा क्या कुछ खास इस दौरान इस दिल्ली विश्वविद्यालय में जो इमारतें बनाई जा रही हैं उनमें क्या कुछ खासियत है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार देखिए दिल्ली की जो विश्वविद्यालय की इमारतें हैं वो अलग, उनमें तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी होंगे, कंप्यूटर रूम होगा, तमाम तरीके से जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी के जो आज के जमाने में डिजिटल, सारा कुछ डिजिटल उसमें देखने को मिलेगा। तमाम तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 मई 1922 को जो है स्थापना हुई थी। 100 वर्ष विश्वविद्यालय का विकास के तौर पे जो है अब अलग से जो है विकास देखने को मिलेगा, जिसमें 6 लाख से अधिक छात्र हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मेट्रो का सफर करते हुए पीएम मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। साथ ही ड्यू के 3 भवनों का शिलान्यास करेंगे। लेकिन ड्यू पहुंचने के लिए मेट्रो से जाना मुनासिब समझा है पीएम मोदी ने। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली मेट्रो में चढ़ते लोगों से बातचीत करते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी प्रोटोकॉल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का आनंद लेते हैं। ट्वीट पर इस बात को पीएम ने जाहिर भी किया है और उन्होंने मेट्रो में सफर करना ज्यादा पसंद बताया है। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर किया है रवाना। यात्रा के पहले जत्थे में कुल 3294 भक्त शामिल हुए हैं। भक्तों ने भोले के जयकारे लगाकर शुरू की है यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, बीते साल की तुलना में 10% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से, जहां पर आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। अमरनाथ यात्रा के लिए 3 लाख से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीते साल की तुलना में इस बार 10% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ है और एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया है। और इसी के साथ में यात्रा के पहले जत्थे में कुल 3294 भक्त शामिल हुए हैं। भक्तों ने भोले के जयकारे लगाकर यात्रा शुरू की है। और इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए 3 लाख से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बीते साल की अगर बात की जाए तो उसकी तुलना में 10% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर पीएम मोदी के मुरीद हुए हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की है। अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है मेक इन इंडिया का असर। पीएम मोदी को बताया सबसे अच्छा दोस्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे और अब उसी के बाद राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया में कहीं ना कहीं
पीएम मोदी का जो साथ है वो सबको नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी के मुरीद हुए हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, और इस दौरान ये भी बता दें कि पुतिन ने मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ भी की है। अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है मेक इन इंडिया का असर, यह भी कहा है पुतिन ने। पीएम मोदी को बताया है सबसे अच्छा दोस्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री के मुरीद हुए हैं राष्ट्रपति पुतिन। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुतिन ने मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की है, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है मेक इन इंडिया का असर। इसी के साथ कहा है कि पीएम मोदी को उन्होंने बताया है अपना सबसे अच्छा दोस्त। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। बीजेपी सरकार का प्रयास हर गरीब के पास घर हो, और इसको लेकर हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। आज प्रयागराज में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, माफियाओं की अवैध कब्जे वाली जमीन पर भी घर बना रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर चमोली में बद्रीनाथ मार्ग पर लंबा जाम लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, चमोली में कल हुआ था भूस्खलन, पहाड़ का मलबा गिरने से दबी हैं कई गाड़ियां। बद्रीनाथ मार्ग पर मलबा हटाने का काम जारी है। तो बड़ी खबर चमोली से आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि पहाड़ का मलबा गिरने से कई गाड़ियां दब चुकी हैं। बद्रीनाथ मार्ग पर मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। तो बड़ी खबर चमोली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हो रही लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग पर लंबा जाम लगा है। चमोली से बड़ी खबर, चमोली में कल हुआ था भूस्खलन, और उसी के तहत आपको बता दें कि सड़क पर मलबा आने की वजह से कई गाड़ियां दब चुकी हैं, और वहां पर बद्रीनाथ मार्ग पर मलबा हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। तो चमोली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि चमोली में बद्रीनाथ मार्ग पर लंबा जाम लगा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चमोली में कल भूस्खलन भी हुआ था, और इसी के तहत पहाड़ का मलबा गिरने से कई गाड़ियां भी दब चुकी हैं, जहां पर बद्रीनाथ मार्ग पर मलबा हटाने का काम भी जारी है। तो बड़ी खबर चमोली से। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर यूपी में बीजेपी का लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान बन रहा है। चुनाव के लिहाज से यूपी को 7 भागों में बांटने का यह प्लान है। 7 भागों के अलग अलग प्रभारी किए जाएंगे। नियुक्त पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी जाएगी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रभारी बनाया जाएगा। हर एक को 11 से 12 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से पूरे तरीके से जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। यूपी में बीजेपी का लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान है, जहां पर चुनाव के लिहाज से यूपी को 7 भागों में बांटा जा रहा है, और यहां पर अलग अलग प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, 2024 के लिए बीजेपी जिस तरीके से मास्टर प्लान तैयार कर रही है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? देखिए पंकज, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पूरे चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर रही बीजेपी। इसमें चुनाव के मूड में आ गई। यूपी की बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान होगा। चुनाव के लिहाज यूपी को टोटल 7 भागों में बांटा जाएगा। जो 7 भाग होंगे, इसमें अलग अलग प्रभारी बनाए जाएंगे। पंकज, जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको इसमें जगह दी जाएगी और जिम्मेदारी दी जाएगी, और संगठन में वही लोग रखे जाएंगे जो समन्वय कर सकें
और जो पुराने लोग हैं, जो जिन लोगों ने काफी चुनाव जिताए हैं, जो जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई थी, डबल इंजन की सरकार बनी, उसके बाद फिर जो निकाय चुनाव में जिनके प्रदर्शन अच्छे रहे, और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सब जो पर्यवेक्षक बनेंगे उनमें से एक पर्यवेक्षक होगा, दूसरा उप पर्यवेक्षक होगा, और एक सीट पे 11 से एक जो प्रभारी होगा उसको 11 से 12 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी होगी। देखिए बीजेपी एकदम ये मान के चल रही है, आप तीसरा मोर्चा बना लीजिए, आप चाहे जैसे कर लीजिए, आप लगातार चाहे मीडिया में जब भी वो ऑन द कैमरा आते हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, तो वो साफ शब्दों में कहते हैं कि हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। और कोई भी चाहे जो मोर्चा बने, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको इसलिए बोलती है कि वो जमीनी स्तर पे काम करती है, एक चुनाव खत्म नहीं होता दूसरे चुनाव की तैयारी में वो लग जाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी अन्य पार्टियों से काफी आगे दिख रही है, और उनका जो संगठन है, हर बूथ मजबूत, इस तरीके के स्लोगन है, 9 साल बेमिसाल। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में पैठ बनाने में बीजेपी हमेशा आगे रहती है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं पंकज एक चीज तो ये माननी होगी कि बीजेपी अन्य पार्टियों से तैयारी के मामले में हमेशा आगे रहती है, और संगठन मजबूती से काम करता है, और संगठन अगर चुनाव जीतना है तो संगठन आपका मजबूत होना चाहिए, कार्यकर्ता बूथ पर खड़ा होना चाहिए। तो ये एनालिसिस है, और अब देखना ये है कि अन्य पार्टियां किस तरीके से अपने बूथ पर लोगों को खड़ा करते हैं, किस तरीके से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धार्थ अक्सर देखा है कि बीजेपी की तरफ से उन सीटों पर भी मंथन होता है कि जिस तरीके से वो सीटें हारी है पिछले चुनाव में, उसको लेकर भी मंथन होता है, और साथ ही जीत का मंत्र भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी की तरफ से दिया जाता है। तो क्या ऐसा भी कोई प्लान इस बार देखने को मिल सकता है? देखिए पंकज, हर बैठक होती है, और ये एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो शीर्ष का बैठा हुआ सबसे बड़ा व्यक्ति है, ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति है, वो भी कहीं ना कहीं जो सबसे नीचे का कार्यकर्ता है बूथ का, उससे कहीं ना कहीं जुड़ता है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप इसको भी कुछ दिन पहले देखी होंगी, प्रधानमंत्री ने खुद जाकर बूथ के लोगों से बात किया था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ये एक चीज जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो सीटें हारी, जैसे रायबरेली, हम पूर्वी जोन बात कर लें, अवध क्षेत्र की, तो रायबरेली की बात कर लें, और अमेठी की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अमेठी तो इस बार बीजेपी जीत गई थी, कहीं ना कहीं इसमें जीता जाए हर हालत में, और रायबरेली को काफी इस बार हर हाल में जीतने की कोशिश की जाएगी। 3 मंत्री लगाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ बीजेपी जो है पूरी रणनीति के तहत अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पड्यू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे संस्थान क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में तेजी से सुधार कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं इन सब के पीछे सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम कर रही है? ये गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति। इस हॉल में बैठे हुए मेरे युवाओं की शक्ति। साथियों, एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे, यानी एडमिशन का मतलब डिग्री, और डिग्री का मतलब नौकरी। शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी पहले भारत में। लेकिन आज कुछ युवा जिंदगी को आज इसमें बांधना नहीं चाहता। स्टार्टअप्स की संख्या, वो कुछ नया करना चाहता है, 1 लाख को भी पार कर अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स थे। आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। 2014-15 की तुलना में आज
40% से ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं। जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी 5 गुना का इजाफा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 18वें पायदान पर था, 80 से की बात, वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान हमने प्राप्त किया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा हूं। उत्तर वही है, आप सबने देखा होगा कि भारत की क्षमता बढ़ी, आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, भरोसा बढ़ा, गौरव कितना बढ़ा है। इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच क्या कारण है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल, क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? यानी आईसेट डील हुई, उत्तर वही है, एक समझौते से, क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। सेमीकंडक्टर से लेकर AI, इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच नए अवसर, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी आईसेट डील हुई। जो टेक्नोलॉजी इस एक समझौते से भारत की पहुंच से हमारे युवाओं के लिए धरती से लेकर स्पेस तक, सेमीकंडक्टर से लेकर AI तक, तमाम फील्ड्स में नए अवसर पैदा होने वाले हैं। जो टेक्नोलॉजी पहले भारत की पहुंच से बाहर होती थी, अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा अप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है। और साथियों, ये आहट पेटेंट फाइल हो रहे हैं, जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी 5 गुना का इजाफा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 18वें पायदान पर था, 80 से की बात, वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान हमने प्राप्त किया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा हूं। आप सबने देखा होगा आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, गौरव कितना बढ़ा है। क्या कारण है? क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? उत्तर वही है, क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी आईसेट डील हुई है। इस एक समझौते से हमारे युवाओं के लिए धरती से लेकर स्पेस तक, सेमीकंडक्टर से लेकर AI तक, तमाम फील्ड्स में नए अवसर पैदा होने वाले हैं। जो टेक्नोलॉजी पहले भारत की पहुंच से बाहर होती थी, अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा अप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है। और साथियों,
ये आहट है कि भविष्य का भारत कैसा होने वाला है, आपके लिए कैसे कैसे अवसर दस्तक दे रहे हैं। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 की क्रांति भी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। कल तक एआई और एआर वीआर के जो किस्से हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, वो अब आज हमारी रियल लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक रोबोटिक्स अब न्यू नॉर्मल बन रहा है। ये सभी सेक्टर्स भारत की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। बीते वर्षों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को खोला है, भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को खोला है, भारत ने ड्रोन से जुड़ी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इन सभी निर्णयों से देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। साथियों, भारत की विकास यात्रा से हजारों युवाओं को, हमारे स्टूडेंट्स का कैसे लाभ हो रहा है, इसका एक और पक्ष है। आज दुनिया के लोग भारत को, भारत की पहचान को, भारत की संस्कृति को जानना चाह रहे हैं। कोरोना के समय दुनिया का हर देश अपनी जरूरतों के लिए परेशान था, लेकिन भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरे देशों की भी मदद कर रहा था। लिहाजा विश्व में एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आखिर भारत के वो कौन से संस्कार है जो संकट में भी सेवा का संकल्प पैदा करते हैं। भारत का बढ़ता सामर्थ्य हो, भारत की G20 प्रेसिडेंसी हो, ये सभी भारत के प्रति कौतूहल बढ़ा रहे हैं। इससे हमारे जो ह्यूमैनिटीज के स्टैंडर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अनेकों नए अवसर पैदा होने वाले हैं। योग जैसा हमारा विज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारे फेस्टिवल, हमारा लिटरेचर, हमारी हिस्ट्री, हमारा हेरिटेज, हमारी विधाएं, हमारे व्यंजन आज हर किसी की चर्चा हो रही है। हर किसी के लिए नया आकर्षण पैदा हो रहा है। इसलिए उन भारतीय युवाओं की डिमांड भी बढ़ रही है जो विश्व को भारत के बारे में बता सके, हमारी चीजों को दुनिया तक पहुंचा सके। आज डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसे इंडियन वैल्यूज दुनिया के लिए मानवीय पैमाना बन रही है। गवर्नमेंट फॉरम से लेकर डिप्लोमेसी तक कई क्षेत्रों में भारतीय युवाओं के लिए लगातार नए मौके बन रहे हैं। देश में हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर से जुड़े क्षेत्रों ने भी युवाओं के लिए अपार संभावनाएं बना दी है। आज देश के अलग अलग राज्यों में ट्राइबल म्यूजियम्स बन रहे हैं। पीएम म्यूजियम के जरिए आजाद भारत की विकास यात्रा के दर्शन होते हैं। और आपको ये जानकर के भी अच्छा लगेगा कि दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज म्यूजियम युगे युगीन भारत, ये भी बनने जा रहा है। कला,
संस्कृति और इतिहास से जुड़े युवाओं के लिए पहली बार पैशन को प्रोफेशन बनाने के इतने अवसर पैदा हो रहे हैं। इसी तरह आज दुनिया में भारतीय टीचर्स की अलग पहचान बनी है। मैं ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, उनमें से कई अपने किसी न किसी इंडियन टीचर से जुड़े किस्से बताते हैं और बड़े गौरव से बताते हैं। भारत की ये सॉफ्ट पावर इंडियन यूथ की सक्सेस स्टोरी बन सकती है। इस सब के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को तैयार होना है, अपने माइंडसेट को तैयार करना है। हर यूनिवर्सिटी को अपने लिए एक रोड मैप बनाना होगा, अपने लक्ष्यों को तय करना होगा। जब आप इस संस्थान के 125 वर्ष मनाए, तब आपकी गिनती वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में हो, इसके लिए अपने प्रयास बढ़ाएं। फ्यूचर मेकिंग इनोवेशंस आपके यहां हो, दुनिया के बेस्ट आइडियाज और लीडर्स आपके यहां से निकले, इसके लिए आपको लगातार काम करना होगा। लेकिन इतने सारे बदलावों के बीच आप लोग पूरी तरह मत बदल जाइएगा। कुछ बातें वैसी ही छोड़ दीजिएगा भाई। नॉर्थ कैंपस में पटेल चेस की चाय, नूडल, साउथ कैंपस में चाणक्य आज के मोमोज, इनका टेस्ट न बदल जाए, ये भी आपको इंश्योर करना होगा। साथियों, जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना होता है। एक राष्ट्र के मन मस्तिष्क को तैयार करने की ये जिम्मेदारी उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को निभानी होती है। हमारी नई जनरेशन फ्यूचर रेडी हो, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और फेस करने का टेम्परामेंट रखती हो। ये शिक्षा संस्थान के विजन और मिशन से ही संभव होता है। मुझे विश्वास है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन संकल्पों को जरूर पूरा करेगी। इसी के साथ आप सभी को इस शताब्दी वर्ष की यात्रा को जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया है, उसे और अधिक सामर्थ्य से, और अधिक शानदार तरीके से, और अधिक सपने और संकल्पों को लेकर के सिद्धि को प्राप्त करने का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। सिद्धियां आपके कदम चूमती रहें, आपके सामर्थ्य से देश बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।